अब तक आपने सुना कि काली शक्तियों का राजा त्रिशिराज भैरव को मारना चाहता है, क्योंकि भैरव ही एक ऐसा शख्स है जो दुनिया को काली शक्तियों और त्रिशिराज दोनों से मुक्ति दिला सकता है। भैरव को यह भी पता चला है कि कुंदन बैरागी उसका असली बाप नहीं था। प्रेतों की फौज काली चोटी पर हमला कर देती है, पर कुंदन नंदी और भैरव को वहां से भगा देता है। अब आगे भैरव खंजर से एक महिला का पेट काटना शुरू करता है। खून की फुहारें उसके पेट से निकल रही थीं, पर महिला के मुंह से एक आवाज भी नहीं निकली। भैरव को लगा शायद वो मर गई है, पर उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। भैरव ने उसकी पेट की परतों को काटकर बच्चे को बाहर निकाला। महिला ने बच्चे को देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। उसके मुंह से खुरदरी आवाज में निकला, लड़की। इधर उस बच्चे ने अपनी पहली चीख मारी और उधर महिला ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर दी। भैरव राख के ढेर पर खून से लथपथ एक नवजात बच्चे को लिए खड़ा था। पानी की एक बौछार भैरव के मुंह पर पड़ी। उसने आंखें खोल दी। एक और सपना, भैरव ने मन में सोचा। उसने देखा तो उसके मुंह के ठीक ऊपर नंदी मुंह में पानी भरे बैठी थी। उसको जगता देख नंदी मुंह का पानी पी गई। कितनी देर से उठा रही हूं भैयू, तुम कुंभकर्ण की तरह सोए पड़े हो। पता नहीं बाबा हमें कहां छोड़ गए हैं। मुझे लगता है उन्हें पता चल गया कि हम अकेले ही खीर चट कर गए, तभी हमें यहां फेंक दिया है। नंदी बड़बड़ा रही थी। भैरव ने आंख खोली तो उसने देखा कि वो जमीन पर पड़ा है। उसका घोड़ा बादल उसके बगल में खड़ा है और सामने नदी बह रही है। धूप की गर्मी से भैरव को यह एहसास हुआ कि वो रानी जोत से काफी नीचे तराई की तरफ आ चुके हैं। भैरव ने अपनी शर्ट उतारी और पानी में कूद गया। ठंडे पानी में जाते ही जैसे उसके बदन की कई गांठें घुलने लगी। रानी जोत, कुंदन बैरागी और उसकी मां गौरी, भैरव सबको भूल जाना चाहता था। वो भूल जाना चाहता था कि उसे दुनिया को बचाना है। वो सिर्फ ये याद रखना चाहता था कि आज से उसकी एक नई जिंदगी की शुरुआत हो, जिसमें सिर्फ वो होगा, नंदी होगी और उसका घोड़ा बादल होगा। पानी से निकलकर भैरव को अचानक भूख लगी। उसने नंदी की तरफ देखा। नंदी अपनी गोद में 2 सेब रखे मजे से खाए जा रही थी। भैरव ने पूछा, झोले में थे? नंदी ने अपना छोटा सा सर ना में हिलाया और शैतानी से भरी मुस्कुराहट के साथ भैरव को पेड़ों की तरफ इशारा किया। भैरव ने देखा तो वो एक सेब के बगीचे के किनारे ही खड़े थे। अब गिरे हुए फल उठाना तो चोरी नहीं होती, नंदी ने फौरन अपनी सफाई में कहा। भैरव ने मुस्कुराकर अपनी छोटी बहन की तरफ देखा। तू यहीं बैठ, मैं आया, कहकर भैरव बगीचे में घुस गया। नंदी ने सिर पर हाथ रख लिया। उसे पता था कि भैयू बगीचे के रखवाले से मांग कर ही सेब लाएगा। भैरव बगीचे में अंदर बढ़ा तो देखा एक आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है। उससे कुछ दूर 2 लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। भैरव की गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। कुछ तो गड़बड़ है। उसने देखा कि कैसे पहले आदमी ने सोए हुए आदमी के घोड़े से झोला उठाया और दूसरे ने फलों की एक गठरी उठा ली। भैरव समझ गया कि ये दोनों चोर हैं। भैरव फौरन एक पेड़ पर चढ़ गया। चोर चोरी करके उसी पेड़ के नीचे से निकले तो उनके ऊपर भैरव कूद गया। दोनों ही झट से जमीन पे गिर गए, कुछ तो चोट की वजह से और कुछ डर से। भैरव ने अपनी कमर का खंजर निकाला और दोनों से झोले और फल की पोटली लौटाने को कहा कि तभी अचानक किसी ने डंडे से भैरव की पीठ पर हमला किया। भैरव पलटा तो देखा कि सामने वही आदमी खड़ा था जिसका सामान चोरी हुआ था। वो भैरव की तरफ देखकर बोला, राघव की नाक के नीचे चोरी? चाकू के दम पे 2 शरीफ लोगों को लूट रहे हो। असली चोर मामला समझ गए और उठ के सर पट भागे। भैरव उनके पीछे लपका तो राघव ने उसे अपने डंडे से रोक लिया। हिलना मत, मैंने तुम जैसे अच्छों को ठीक किया है। अभी हवालात में बंद करवाता हूँ। अरे वो चोर हैं, भैरव ने अपनी सफाई में कहा। हाँ, हर चोर पकड़े जाने के बाद यही कहता है, राघव ने बड़ी समझदारी से कहा। भैरव ने भागते हुए चोरों की तरफ देखा। वो 9-2-11 हो चुके थे। भैरव ने हार कर कहा, लो गया सामान। कौन सा सामान गया? वही जो तुम चुराने वाले थे, राघव ने गर्व से भरी आवाज में कहा। नहीं,
वो सामान जो आपकी नाक के नीचे से और आपके घोड़े के ऊपर से वो दोनों चोर खोल के ले गए हैं। भैरव ने चुटकी काटी। मेरा सामान तो मेरे घोड़े। राघव की आंखें बड़ी हो गई। भागता हुआ अपने घोड़े तक पहुंचा तो देखा उसका सारा सामान गायब है। उसने झेप कर भैरव की तरफ देखा। भैरव अभी भी वो हिस्सा सहला रहा था जहां लाठी पड़ी थी। भाई यार, गलती हो गई, माफ कर दो। राघव ने अपना घोड़ा लिया और आगे चलते भैरव के पीछे पीछे आने लगा। भैरव वापस नंदी के पास पहुंचा। पूरे रास्ते राघव माफी मांगता रहा। नंदी ने जब उसे और राघव को आते देखा तो बोली, भैयू, इनको खाना है क्या? नंदी ने राघव की तरफ इशारा किया। राघव सकपका गया। भैरव को हंसी आ गई। हंसो मत, तुम तो खाना लेने गए थे। इतना सुन के राघव की जान में जान आई। उसने झट से अपनी जेब में से कागज की लिपटी घी लगी रोटी नंदी के सामने रख दी। नंदी ने भैरव से आंखों ही आंखों में खाने की इजाजत मांगी। भैरव ने दे दी। तीनों लोगों ने वहीं नदी किनारे बैठ के रोटी खाई। मुझे तो बिलासपुर पहुंचना है, यहां से कुछ 40-50 मील दूर है। राघव ने बिना पूछे बताया। बिलासपुर में घर है? भैरव ने पूछा। नहीं, घर तो नहीं है, बस काम ऐसा है कि जहां से बुलावा आता है वहां को चल देते हैं। क्या काम करते हो? छानबीन। राघव ने हंसते हुए कहा। जब भी कोई टेढ़ा मामला आता है तो लोग मुझे बुलाते हैं गुत्थी सुलझाने के लिए। राघव गर्व से बोला। मतलब जासूस हो? भैरव ने सीधा बोला। ओहो, पूरा स्वाद खराब कर दिया। ये शब्द मेरी कला को गाली है। कुछ भी कह लो, जासूस न कहना। भैरव हंसने लगा। राघव ने बात बदलते हुए पूछा, और तुम? यही पास के गांव से हूं। घर में आग लग गई और सब कुछ जल के राख हो गया। बस मैं और मेरी छोटी बहन ही बचे हैं। भैरव ने लगभग सब सच ही बताया और दूर खड़ी नंदी को देखने लगा। नंदी शायद दोनों घोड़ों में दोस्ती कराने की कोशिश कर रही थी। तो इसका मतलब ये कि ना रहने का कोई ठिकाना है और ना ही कमाने का। राघव ने एक लाइन में भैरव का हाल समझने की कोशिश की। ऐसा ही समझ लो। भैरव ने कुछ सोचते हुए कहा। सच तो ये था कि राघव की बात ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वो नंदी को कुटिया से उठा तो लाया, अब कहां रखेगा और क्या खिलाएगा। देखो दोस्त, तुमने राघव की मदद की, मेरा सामान चोरी होने से बचाया। वो बात अलग है कि मैंने ही थोड़ी ज्यादा समझदारी दिखाने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर लिया। पर एहसान तो तुम्हारा है और राघव किसी का एहसान नहीं रखता, इसलिए तुम्हारे रहने और खाने का इंतजाम मैं बिलासपुर में करा दूंगा। भैरव मदद लेने में थोड़ा हिचकिचाया, शायद इसलिए क्योंकि बचपन से लेकर अब तक कभी किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। उसे हिचकिचाता देख राघव बोला, पहाड़ों की एक कहावत है, जैसे लाठी मारे पानी ना फूटे, वैसे साथ खाई रोटी की दोस्ती ना टूटे। और अब तो हम दोस्त हैं और दोस्त ही एक दूसरे के काम आते हैं। भैरव का पहला दोस्त। भैरव को राघव सच्चे मन का भोला इंसान लगा और उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी न था। भैरव मान गया और दोनों दोस्त नंदी को साथ लिए बिलासपुर की तरफ चल दिए। दिन भर चढ़ाई के बाद सूरज डूबते डूबते भैरव और उसके साथ बिलासपुर के जंगल के बाहर पहुंच गए। भैरव की गर्दन के बाल एक बार फिर सतर्क हुए। हर गड़बड़ी से पहले भैरव का दिल उसे जैसे बता देता था कि आगे खतरा है। राघव ने घोड़ी घुमाई और जंगल के साथ साथ चलने लगा। अरे, पर बिलासपुर तो जंगल के उस पार है ना? भैरव ने पूछा। हाँ, है तो वही। तो इधर कहां जा रहे हो? राघव ने नंदी को देखा और बात बदलते हुए कहा, अरे, एक पुराना दोस्त है उमेश, उसी से मिलने जा रहे हैं। वैसे भी अब अंधेरा हो रहा है, रात यहीं रुकेंगे, सुबह बिलासपुर निकलेंगे। भैरव समझ गया कि कुछ है जिसकी वजह से राघव इस वक्त जंगल में नहीं जाना चाहता। वो लोग एक छोटी पर साफ कुटिया के सामने पहुंचे। अंदर से एक आदमी निकला, जैसे उनके आने का ही इंतजार कर रहा था। आइए आइए महाराज, कैसे हैं? उसने घोड़े से उतरते हुए राघव को गले लगाते हुए कहा। फिर भैरव को और नंदी की तरफ शक की नजरों से देखा। राघव ने तुरंत बात संभाली। अरे, ये मेरा दोस्त है भैरव और उसकी छोटी बहन नंदी। नंदी ने फौरन हाथ जोड़ के नमस्ते किया और प्यारी सी मुस्कान दी। घर के अंदर से गरम रोटी और मक्खन की महक उसकी नाक तक पहुंच गई थी। तभी अंदर से एक सुंदर सी महिला निकली। राघव ने फौरन मिलवाया, और इनसे मिलो, ये हैं सुधा भाभी,
और इनके पास है हमारे मित्र उमेश की चाबी। सब हंस पड़े। सुधा के पेट के उभार से भैरव समझ गया कि वो मां बनने वाली थी। भैरव को अपना सपना याद आया, राख के ढेर पर खून से लथपथ बच्चा। भैरव कांप उठा। महिला ने उसकी तरफ देखा और कहा, अब सारी बातें यहीं बाहर ठंड में करेंगे कि मेहमानों को अंदर भी लेके आएंगे? देखो तो बेचारे ठंड से कांप रहे हैं। उसने नंदी का हाथ पकड़ा और उसके कान में कुछ कहा। नंदी खिलखिला के हंस दी। सब अंदर चले गए। पेट भर खाना खा के सब अपने बिस्तर पर लेट गए। नंदी सुधा के साथ लेटी। उसके हंसने की आवाजें बाहर कमरे तक आ रही थी। भैरव को पहली बार एहसास हुआ कि एक भरा पूरा घर शायद ऐसा ही होता होगा। कई दिनों में पहली बार भैरव आराम से सो गया। सुबह उठ के भैरव, राघव और नंदी बिलासपुर के लिए निकल गए। रास्ते के लिए सुधा ने ढेर सारी चीजें बांध दी थी। सुधा और उमेश तब तक कुटिया के बाहर खड़े रहे जब तक भैरव और राघव आंखों से ओझल नहीं हो गए। कुछ दूर पहुंच के भैरव को एहसास हुआ कि नंदी आज बहुत चुप थी। उसे लगा शायद सुधा से अलग होने का दुख है। उसने कहा, अरे हम फिर आएंगे सुधा से मिलने। नहीं, अब हम यहां नहीं आएंगे, नंदी ने झट से जवाब दिया। भैरव हैरान हो गया। राघव आगे कोई धुन गुनगुनाता हुआ जा रहा था। क्या बात है मंत्री जी, कुछ हुआ क्या? भैरव ने फिक्र से पूछा। नंदी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, भैयू उस कुटिया में मैंने कुछ देखा। मैंने कल रात खिड़की पे 2 लाल आंखें देखी। भैरव का खून जम गया। वो बहुत डरावनी थी भैयू, अब हम वहां कभी नहीं जाएंगे, ठीक है? भैरव को कुंदन की बात याद आई। वो तुम पर निशान नहीं बना सकता, तुम्हारे आसपास के लोगों से ही तुम तक पहुंच सकता है। भैरव पागलों की तरह नंदी के हाथ पर देखने लगा। उसे यकीन था कि नंदी पर उसे वो निशान दिख जाएगा, पर निशान कहीं नहीं था। भैरव ने अपनी कमर पर हाथ डाला। वो चाकू जो कुंदन ने उसे दिया था, वो तो सुधा और उमेश की कुटिया में ही भूल आया था। राघव अपनी घोड़ी से उतर आया था। क्या हुआ, कुछ भूल गए क्या? इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? यार सामान भूल गया, मुझे वापस जाना पड़ेगा। नंदी की आंखें डर से बड़ी हो गई। भैरव ने कुछ देर सोचा और राघव से कहा, तुम नंदी को लेकर गांव पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। भैरव जब कुटिया के पास पहुंचा तो एक बार फिर उसे एहसास हो गया कि कुछ बहुत गलत हो गया है। जब भैरव वहां पहुंचा तो देखा कि अभी सुबह जहां एक सुंदर सा घर था, अब वहां एक राख का ढेर है। पूरी कुटिया जल के राख हो चुकी है। भैरव घोड़े से उतरा। उसका दिमाग खाली हो चुका था। दरवाजे के पास उमेश की जली हुई लाश मिली। भैरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, सब बर्बाद हो गया था। तभी किसी के दर्द में कराहने की आवाज उसके कानों में पड़ी। वो आवाज की तरफ भागा तो सामने खून से लथपथ सुधा पड़ी थी। उसका जिस्म जगह जगह पर नुचा था। उसके तन पे एक भी कपड़ा नहीं था। भैरव सोचना भी नहीं चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ होगा। भैरव ने गले का गमछा निकाल के सुधा के जिस्म पर डाल दिया। सुधा अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उसने भैरव को लोहे के संदूक की तरफ इशारा किया। भैरव ने संदूक खोला तो सामने उसका चाकू रखा था। भैरव के आंसू अब बहने लगे। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, किसने? पता नहीं, पर वो इंसान नहीं थे, कुछ ढूंढ रहे थे। जब मैंने नहीं बताया तो भैरव उसे घोड़े तक ले जाने के लिए कोई कपड़ा ढूंढ रहा था। कोई फायदा नहीं है, अब बचूंगी नहीं। हाँ, पर एक एहसान कर दो, मेरे बच्चे को बचा लो। भैरव ने उसके पेट की तरफ देखा, फिर सुधा की तरफ। सुधा उसके हाथ में चाकू को देख रही थी। नहीं, पागल मत बनो। किसी तरह अगर तुम्हें गांव तक ले जाऊं तो तुम और बच्चा दोनों बच जाओगे। तुम जानते हो ये मुमकिन नहीं है भैरव। बस मेरे बच्चे को बचा लो, वरना वो भी मेरे साथ ही दम तोड़ देगा। भैरव जानता था कि सुधा को बचाना मुश्किल है, पर वो उसका पेट काट के बच्चा कैसे निकाल सकता था? सुधा के मुंह से खून आ गया। समय नहीं है भैरव, मैं और नहीं लड़ सकती, जल्दी करो। भैरव ने खंजर से सुधा का पेट काटना शुरू किया। खून की फुहारें सुधा के पेट से निकल रही थी, पर सुधा के मुंह से एक आवाज भी नहीं निकली। भैरव को लगा शायद वो मर गई है, और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। भैरव ने उसकी पेट की परतों को काटकर बच्चे को बाहर निकाला। सुधा ने बच्चे को देखा और
मुस्कुराने की कोशिश की। उसके मुंह से खुरदरी आवाज में निकला, लड़की। इधर उस बच्चे ने अपनी पहली चीख मारी और उधर सुधा ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली।